हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे जो 6 नवंबर को दूसरी शिफ्ट आई थी उसमें मैथ्स के जो क्वेश्चन आए थे उनको देखते हैं। 15 क्वेश्चन जो आए थे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था जो उसमें क्या बोल रहा है, इफ़ ए नंबर x इज़ 10% लेस देन अनदर नंबर y। x जो नंबर है वो 10% कम है y से, और y जो है वो 10% जो है वो ज़्यादा है 125 से। तो पहले तो y निकाल लेते हैं। y क्या बोल रहा है कि 10% ज़्यादा है 125। तो 125 का 10% कितना होता है 12.5। तो मतलब y कितना हो गया 125 में जब 12.5 ऐड करेंगे तो 137.5। या फिर हम जैसे 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1/10, तो इसको 11/10 मल्टीप्लाई बाई 125। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पंजे 55, 22 और 5 27, और 11 और 2 13। तो ऐसे मतलब एक ऐसे है कि पहले 10% निकाला, उसमें 125 में ऐड कर दिया तब y आ गया, या फिर सीधा 10% को फ्रैक्शन में किया तो ये 1 बढ़ाना है तो इसको 11/10 कर दिया। तो ये दोनों तरीके होते हैं परसेंटेज निकालने के। अब क्या बोल रहा है, y आ गया अपने पास, और जो x है वो 10% कम है। x जो है वो 10%, फिर से 10% है तो 1/10। तो ये कम बोल रहा है, मतलब 10 से 1 कम 9/10। किससे, y से। y कितना आया 137.5। ठीक है, इसको करेंगे 9 पंजा 45, 9 7 63 और 4 67, 27 और 6 33, 9 और 3 12, और ये चला जाएगा। तो वैल्यू ऑफ x पूछ रखी है, तो वैल्यू ऑफ x यही आई ना। ठीक है, समझ गए। जैसे 10% है किसी वैल्यू का तो उसको 1/10 लिखेंगे। अगर ज़्यादा बोल रहा है तो ऊपर कितना है 1 ज़्यादा है, तो जो वैल्यू आएगी अपनी 11/10। ठीक है, और कम होगा तो 9/10 आ जाएगी। या फिर बेसिक से कर लो, उसका 10% निकाला और वो अगर ज़्यादा बोलेगा तो ऐड कर दो, और कम बोल रहा है तो माइनस कर दो। सेकंड क्वेश्चन, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 0.753 का क्यूब अपॉन 1 माइनस 0.75 प्लस ब्रैकेट में 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर प्लस 1। तो जिस बच्चे ने पहली बार देखा ना ये क्वेश्चन, वो छोड़ के आएगा पक्का 100%। पर जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है नंबर सिस्टम और अलजेब्रा, तो उसको दिख रहा होगा कुछ कुछ, मतलब चमकने लग गया होगा उसको कि यहाँ पे क्यूब दे रखा है, ये कुछ स्क्वायर टाइप में दिख रहा है, और नीचे तो एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो है वो कितना आएगा, ये क्या हो गया इसको आज, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, तो ये ब्रैकेट के बाहर ए प्लस बी आ जाएगा, और अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट के अंदर देखो क्या है, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो ये जो ब्रैकेट है यहाँ ये नहीं लग रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और जब एलसीएम लेंगे तो ये नीचे वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा अपना। दिख रहा है ना, करके दिखाता हूँ। 0.75 का होल क्यूब, जब इसका एलसीएम लेंगे नीचे तो ये होगा 1 माइनस 0.75, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 0.75 प्लस 0.75 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, अपॉन में अब पूरे के नीचे ही आ जाएगा कितना 1 माइनस 0.75। ठीक है, अब ये फॉर्मूला देखो, इसको ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
ए बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हो गया 0.75 का होल क्यूब प्लस ए क्या बोल रहा है, ए क्यूब 1 का क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब, बी क्या है 0.75 का क्यूब, 0.75 का क्यूब अपॉन 1 माइनस 0.7 कितना होता है 0.25। तो अब जब ब्रैकेट खोलोगे तो इससे ये कट जाएगा, तो ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 0.25, और 0.25 का पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 2 0, 25, तो ये 4। अब बोल रहा है पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना है इसका, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा तो वो कितना आ जाएगा 2, ठीक है, ऐसे करना था ये। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, 15 मैन 18 वुमेन 12 बॉयज़ वर्किंग टुगेदर अर्न 2070 in a day. If the daily wages of a man, a woman and a boy are in the ratio of 4:3:2, the daily wages of 1 man, 2 women and 3 boys are। तो 15 आदमी है, 18 महिला है और 12 लड़के हैं। अगर वो पूरे दिन काम करते हैं तो उनको मिलते हैं टोटल 2070 रुपये। अगर डेली जो एक आदमी की और एक महिला की और एक लड़के की कमाई, मतलब जो डेली अर्न करते हैं ना वो, तो वो जो कमाई का रेशो होगा ना वो 4:3:2 दे रखा है। तो अब बताना है कि एक दिन की कमाई एक आदमी की और 2 महिला की 3 लड़कों की कितनी होगी। तो चलो अब इसमें क्या करना है, देखो बोल रहे हैं कि 15 आदमी मिलके 18 वुमेन और 12 बॉयज़, ये तीनों मिलके एक दिन में जो अर्निंग करते हैं ना वो 2070 है। तो क्या होगा, जैसे 15 आदमी है, एक आदमी का अगर हमें ये पता लग गया कि एक दिन में कितना कमा रहा है वो, तो और ऐसे ही एक महिला का और एक लड़के का पता लग गया तो ये सोल्व हो जाएगा अपना। तो उसके लिए क्या दे रखा है इसने, रेशो दे रखा है कि मतलब अगर आदमी है ना 4 कमाता है तो महिला 3 कमाती है और जो लड़का है वो 2 कमाता है। तो इसको x मान लेते हैं 4x। तो 15, अब एक आदमी की कमाई कितनी है 4x प्लस 18, एक वुमेन की कितनी हो गई 3x प्लस 12, और एक जो लड़के की कमाई कितनी हो जाएगी 2x इज इक्वल्स टू 2070। अब ऐसे ही है ना, एक की आ गई और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही इसमें लेडीज़ की आ गई एक की और 18 से मल्टीप्लाई, तो एक दिन की तीनों की कमाई पता लग गई अपने को। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये 60x प्लस 54x प्लस 24x इज इक्वल्स टू 2070। तो 60 और 50 110, 114 प्लस 24, तो 24 और 4 28, 38, 138 x की वैल्यू 2070 है। तो x की वैल्यू 2070 अपॉन 138। अब काट के देखो इसको कितने से कट रहा है, 2 से काट दो पहले तो, या 4 से भी, 2 से काटोगे तो 2 सिक्के 12, 2 में 18, 23 से कटेगा क्या, 23 से पहले 3 से काटो, नहीं 23 से काटो, 23 चौका 92, 8 और 3 23 15 115, 23 दिया 69, और 3 से जब काटेंगे इसको 3 बन जा 3 और 3 पंजे 15, ठीक है 15। तो हमें x मिल गया, x मिलते ही जो कमाई का रेशियो दे रखा है 4, 3 और 2, तो 15 चौके 60 और 15 तिये 45 और 15 दूनी 30। तो आदमी जो है वो उसको एक दिन में मिलते हैं 60 रुपये, महिला को मिलते हैं 45 रुपये और लड़के को मिलते हैं 30 रुपये, ठीक है। अब बोल रहा है कि डेली वेज ऑफ 1 मैन, तो आदमी एक है प्लस 2 वुमेन प्लस 3 बॉयज़, तो वो मैन है कितना 60, वुमेन 45 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90
प्लस बॉयज़ है कितने 30, तो ये भी 90, 90 90 180 और प्लस 60, तो ये आ गया 240। समझ में आया ना? मतलब तीनों की कमाई दे दी यहाँ पे। अब एक आदमी की बोल रहा है कि रेशो दे रखा है, तो उसको 4x मान लिया, और ऐसे ही ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी, और जब ये डेली इसमें जैसे 4 3 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आ जाएगा ये, और उसको जो क्वेश्चन में पूछ रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240 आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, इफ़ ₹516 are divided among 3 person A, B and C such that A receives 25% more than B and B receive 25% less than C। तो रेशो का क्वेश्चन ऐसा हमने किया था पिछली बार, पहले किया था ना। तो बोल रहा है 516 को, इससे इसको डिवाइड करने से पहले हमें A, B और C का आपस में जो है वो रेशो निकालना होता है। तो जो पहले बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सच दैट A रिसीव 25% मोर देन B। तो मोर देन B है, B को कितना मानना है 100, और इससे 25% 125, इसको काट के अगर देखेंगे 25 से तो 5/4, और B रिसीव 25% लेस देन C, तो C को 100 मान लेते हैं इसमें, और 25% कम उसका कितना होता है 75। अब इसको भी काटेंगे तो 25 दिया 75, 25 चौका 100। और जब रेशो तीनों को एक साथ लिखने के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन होता है उसको इक्वेट कर देंगे दोनों इक्वेशन में। अब b यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 15/12, और ये आ जाएगा 12/16। तो b इक्वेट हो गया, तो a b को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, a b और c। a कितना है 15, b कितना है 12 और c कितना है 16। ठीक है। अब बोल रहा है 516 को डिवाइड करना है, तो कर सकते हैं ना। अब ये रेशो है, तो टोटल इनका टोटल किसके इक्वल होगा 516 के इक्वल। तो 15 और 12 कितने होते हैं 27, और 6 33 43, 43 की वैल्यू आ गई 516। तो एक को निकालना है तो 43 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 43 कितने बजाएगा 1 जा, और 7 और 1 8, फिर 12, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब पूछ क्या रहा है C, तो C कितना था 16, 16 गुना 12 करेंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी 16 गुना 12, तो 16 दूनी 32, 16 और 3 192। ठीक है, ये जी था, ये करवा चुका हूँ मैं, ये चौथी वीडियो, और शायद हर उसमें शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें रेशियो इक्वेट करके और ऐसा करना होता है अपने को। पांचवा क्वेश्चन, ए मैन बोट गुड्स वर्थ 6,000 and sold half of them at a gain of 10%. At what gain percentage must he sell the remainder so as to get a gain of 25% on whole? तो इसके दो तरीके हैं, एक बेसिक से करवाता हूँ पहले। तो 6,000 रुपये में कोई सामान लेके आया और उसको आधे को उसने बेच दिया 10% पर, और बाकी को पूछ रहा है कि कितने परसेंट पर बेचें ताकि जो पूरे माल पे है ना हमें 25% का गेन हो। तो फाइनल वैल्यू हमें पता है 25% गेन चाहिए हमें, तो मतलब 6,000 जो कॉस्ट प्राइस था उसका 25% होता है 1/4, तो ये हो गया 1,500। तो 6,000 में 1,500 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7,500। इतना गेन होना है ओवरऑल। अब इसके आधे पे गेन हुआ 10%, मतलब 3,000 पे गेन हुआ कितना 10%। 10% का क्या बोला मैंने फ्रैक्शन वाले मेथड से 11/10 लिख सकते हैं इसको, तो ये हो गया 3,300 रुपये। अब 7,500 में जो माइनस इतना करेंगे तो कितना बचेगा, ये 0 0 5 3 2 और 7 3 4 4,200। मतलब जो बाकी का जो 3,000 बचा ना उसको 4,200 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब जाके जो क्वेश्चन की डिमांड है वो पूरी होगी। तो डिफरेंस कितना आएगा 1,200, कितने पे 3,000 पे, गुना में 100, तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 3 से 4, तो ये आ गया 40%। मतलब जो बाकी का आधा माल है ना वो 40% के गेन पे बेचना पड़ेगा अपने को, तब समझ में आया ना। दोबारा समझाता हूँ एक बार, जैसे 6,000 रुपये है, 6,000 में बोल रहा है कि
ऑन होल मतलब पूरे पे 25% गेन होना चाहिए। तो 6,000 का 25% मतलब 1/4 करना कितना, 1,500 रुपये का गेन टोटल होना चाहिए उसको। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी अपने प्रोडक्ट की, 7,500। और आधे को उसने 10% गेन पे बेच दिया, मतलब 3,000 का माल जो है उसने 11/10 10% के गेन पे बेचेगा तो 3,300 रुपये में बेच दिया। अब 7,500 में से 3,300 गए तो 4,200 रुपये, मतलब बाकी के जो 3,000 रुपये का माल है उसको 4,200 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब जाके अपने को ओवरऑल 25% गेन होगा। तो जब ये सोल्व करेंगे तो 40% आंसर आ जाएगा। अब मेथड दूसरा देखो इसका, जिन्होंने थोड़ा कर रखा है ना उसको उनको लगेगा ये बेसिक है। अब क्या बोल रहा है, जैसे एक मिक्सचर एलिगेशन में एलिगेशन लगाएंगे इसके ऊपर, तो ये दूसरा तरीका क्या बोल रहा है कि 25% पूरे पे होना चाहिए। जैसे 50-50 है ना, 50 पे और 50 पे, मतलब 1:1 है। अब एक पे क्या बोल दिया, मतलब आधा ये है आधा ये है। एक पे गेन हुआ 10%, दूसरे पे हमें नहीं पता कितने पे, पर ओवरऑल हमें पता है 25% पे होना चाहिए। तो इसको एलिगेशन के मेथड से अगर करेंगे, 25 में से 10 गया 15 और x में से 25, ठीक है ना। और जो ये वाला रेशो है ना वो x-25/15 जो है ऊपर जो रेशो दिया है 1/1 इसके इक्वल होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x-25 इज इक्वल्स टू 15, x जो है वो 40। तो ऐसे भी आ जाता है डायरेक्ट। ये थोड़ा समझना पड़ेगा, ये बेसिक है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला क्या क्या करते हैं एलिगेशन में, जैसे क्वांटिटी और जो इसकी वो है डायमेंशंस वगैरह सेम रहती है। ऊपर जैसे 50-50 क्या लिख रखा है मैंने, 50-50 है जो इसका कॉस्ट प्राइस है, मतलब कि 3,000 मान सकते हैं इसको, 50% था ये, और ये भी 3,000 का माल है कॉस्ट प्राइस। तो ये सेम हो गया। अब सेम में क्या होगा, 10%, एक को बोल रहा है 3,000 को 10% प्रॉफिट पे, और दूसरे को हमें निकालना है, और ओवरऑल जो होता है वो बीच में आ गया 25%। और इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 25 में से 10 गया तो इधर 15 आ जाएगा, और इधर ये बड़ा होता है फिर x-25 और क्रॉस मल्टीप्लाई, और x-25/15 इज इक्वल्स टू होता है 1/1 ऊपर जो मतलब रेशो आएगा ना इसका कॉस्ट प्राइस का, ऐसे। तो ये एलिगेशन है, जिनको नहीं आता वो छोड़ सकते हैं इसको, ये बेसिक से कर लो, ये भी आसान ही है। तीसरा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, 3 इक्वल क्यूब्स are placed adjacently in a row, then the ratio of the total surface area of the cuboid formed to the sum of the total surface areas of the 3 cubes। मतलब हिंदी मीडियम वाले देखो कि क्यूब होता है ना, क्यूब में क्यूब क्या होता है, डब्बा होता है इस टाइप में, जिसमें हर साइड इक्वल होती है, मतलब ये ए है ये ए है ये ए है। और क्यूबोइड होता है लंबा थोड़ा, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है ना, जैसे ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ये हाइट हो गई, ऐसे। तो जब हम 3 क्यूब को एक साथ मिला देंगे, जैसे आगे से अगर देखेंगे तो ये क्यूबॉइड नहीं बन जाएगा। अब जिसमें ये जैसे पीछे की साइड ऐसे ऐसा लगेगा, 3 को जोड़ दिया। अब मान लो एक एक ही वो कर दिया, इसका साइड मान लेते हैं एक 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 एक, तो जो लेंथ आएगी ना वो कितनी हो जाएगी 3, और ब्रेड्थ सेम रहेगी 1, और हाइट भी सेम रहेगी, हाइट थोड़ी ना चेंज होगी अगर लाइन में रख रहे हैं तो 3 इक्वल क्यूब्स आर प्लेस्ड एडजेसेंटली, क्या बोल रहा है, रेशो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको क्यूब के और क्यूबॉइड के। तो क्यूब के क्या होते हैं, सरफेस एरिया सिंपल होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका होता है 4a², टोटल सरफेस एरिया 6a², और वॉल्यूम a³। ये नोट कर लेना कॉपी में। और क्यूबॉइड की अगर बात करें तो क्यूबॉइड में जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो 2 लेंथ ब्रेड्थ हाइट और हाइट लेंथ, ऐसे, प्लस टोटल सरफेस एरिया। नहीं, गलत कर दिया, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया ये नहीं होता,
क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है ये जो मैं शुरू में लिखा था, लेंथ ब्रेड्थ ब्रेड्थ हाइट हाइट लेंथ, और वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का मल्टीप्लिकेशन। देन द अब पूछा क्या है, रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया क्या बोला मैंने, 2, लेंथ कितनी थी 3, ब्रेड्थ 1 प्लस ब्रेड्थ कितनी थी 1, हाइट भी 1 प्लस हाइट 1 और लेंथ 3 ऑफ द क्यूबॉइड फॉर्म्ड टू द सम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब। तो सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब्स, तो एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया मैंने क्या बताया 6a², तो 3 का कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6, और ए कितना मानना है 1 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करके देखते हैं, ये 3 और 1 4 और 3 7 और गुना 2 14, और ये आ गया कितना 6 गुना 3 18, और अगर काटोगे तो 7/9, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्यूब के 3 फॉर्मूले हैं और क्यूबॉइड के भी 3 फॉर्मूले, ये नोट कर लेना कॉपी में अलग से। तो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या बोल रहा है, ए मर्चेंट हैज़ 500 kg ऑफ शुगर, पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 8% प्रॉफिट, और बाकी को बेच दिया 18% पर। ही गेन्स 40% ऑन होल। तो ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, जो 1:1 वाला जो पीछे क्वेश्चन आया था वो उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो बोल रहा है कि 500 किलो थी चीनी, एक पार्ट को बेच दिया। तो एलिगेशन वाले तरीके से देखते हैं पहले। अब मान लो 2 पार्ट है, एक ए पार्ट है एक बी पार्ट है। ए पार्ट को कितने में बेचा 8% पर, और बी पार्ट को बेचा कितने पे 18% पर, और ओवरऑल जो होता है वो बीच में आता है, ओवरऑल है 14%। तो एलिगेशन में क्या करेंगे, 18 में से 14 गए तो कितने 4, और 14 में से 8 गया तो 6। अब ये रेशो, ये क्वांटिटी का रेशो आ जाता है डायरेक्ट। तो मतलब कि जो ए पार्ट है वो 2 है और बी पार्ट है वो है 3, तो टोटल हो गया 5। 5 किसके इक्वल है 500 के इक्वल। एक जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 100। तो हमें पूछ रखा है कि क्वांटिटी जो 8% पर बेची थी, तो 8% वाली कितनी है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। मतलब जब परसेंटेज की बात करेंगे, अब मान लो इसमें एक ऐसे बोल देता है कि 18% प्रॉफिट की जगह 18% लॉस है, तो 18 की जगह -18 आ जाता। ठीक है, ऐसे करना है। बेसिक से करके देखें इसको कितना लंबा पड़ेगा। मेथड दूसरा बेसिक से। अब बोल रहा है 500 kg है, ठीक है, तो 500 kg का इसको रेट एक ही मान लेते हैं, तो कॉस्ट प्राइस 500 ही हो गया इसका। अब इसका ओवरऑल बोल रहा है ये 8%, 8 नहीं 14%। तो इसका ओवरऑल जो 14% है वो कितना होगा 14 पंजे 70, 570। और एक पार्ट को मान लेते हैं x, उसको बेचा कितने पे 8% पे, प्लस दूसरे पार्ट को 500 माइनस x, इसको बेचा कितने प्रॉफिट पे, ये है 8 और 18%। तो अगर प्रॉफिट की बात करें तो 500 का ये 570 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 8% है तो, और ये 18% है, दोनों का ओवरऑल जो प्रॉफिट आया वो आया 14%। तो 14% 500 का कितना होता है 70, तो यहाँ आएगा डायरेक्ट 70। अब इसको इधर से काट के इधर लिख दो, ये आएगा 8x प्लस 18 पंजे 90 माइनस 18x, और ये हो गया 7000।
तो ये 7,000 इधर आ जाएगा, 2,000, और 18 में से जब 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 200। और x मानना क्या था हमने, 8% वाला ही मानना था ना। तो ये है बेसिक। बेसिक से ऐसे करना है। अगर ये एलिगेशन समझ में ना आया हो तो ऐसे बेसिक से इसको ऐसे कर देना। इसमें तो कुछ नहीं करना, सीधी इक्वेशन बनानी है और सोल्व करना है। 8वां क्वेश्चन, 20,000 जो है वो 22,260 रुपये और 50 पैसे हो जाते हैं 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और कंपाउंडेड एनुअली है। तो रेट बताओ कितना है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है ना, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर टी जहाँ पे टाइम होता है। तो अमाउंट कितना है, 22,260.5 अपॉन 20,000। ये पी मैंने डायरेक्ट नीचे ही लिख दिया इसके। और 1 + r हमें निकालना है अपॉन 100। और टी की जगह पे क्या क्या दे रखा है, 2 साल। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे 0 कर दो। अब चलो इसको काट के देखते हैं। 1 1 1 3 0, नहीं सॉरी 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 5 5 25, 5 दूनी 10, ये और ये हो गया 1 2 3 और 4। ठीक है, इसको और किसी से भी कट रह गया। अब नीचे वाले का तो स्क्वायर दिख रहा है हमें, 200 का स्क्वायर होता है। और ये जो ऊपर है 44,521, ये किसका स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर रूट निकालते हैं इसका। 44,521 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 पे जाएगा पहले, फिर 45, फिर 4 पे, फिर 1 41, और 5 में से 1 गया, 421, 21 दूनी 42, 1 211। ऊपर वाला हो गया 211। ऐसा क्यों किया, मेरे को कैसे पता लगा कि ये स्क्वायर ही आएगा किसी चीज़ का, क्योंकि इसको इक्वल होना पड़ेगा ना अगर आंसर आना है तो। पावर अगर कंपेयर कर देंगे इसको, जैसे ये स्क्वायर हो गया और 1 + r/100 है, 1 + r/100 स्क्वायर है। अगर पावर सेम हो गई तो नीचे वाले को डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं हम। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 1 + 11/200। अब यहाँ पे क्या है, 1 + r/100। अब 1 1 इधर भी है, काटना नहीं है, मैं कंपेयर करना है। तो ये है 11/200 और ये है r/100। तो इस 200 को 2 × 100 लिख सकते हैं। तो जो r आ गया ना वो कितना आएगा 11/2, क्योंकि बाकी तो पूरा कंपेयर हो गया। तो r की वैल्यू ये है, तो ये कितनी होती है, 5.5%। ठीक है, ऐसे करना है। अब मान लो यहाँ पे टाइम अगर 3 साल होता है तो ये किसी ना किसी चीज़ का क्यूब होता, नहीं तो सोल्व ही नहीं होगा ना, कैसे करोगे फिर। 2 नंबर नियरेस्ट टू 10,000 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ 2 3 4 5 6 एंड 7 आर। मतलब 10,000 के सबसे नज़दीक वाले नंबर बताने जो कि 2 3 4 5 6 और 7 इन सबसे डिविजिबल हो। तो पहले तो अगर सबसे डिविजिबल होना है तो इनका एलसीएम आना चाहिए। तो 2 3 4 5 6 7। तो एलसीएम के लिए मैंने एक बेसिक मेथड बताया था ऐसे वाला, और एक मैंने बताया था कॉमन निकाल के और जो बाकी के बच गए वो लिख दो। जैसे 2 ये प्राइम है, ये 3 है, एक 2 इसमें आ गया तो ये एक इसमें बचा हुआ है तो 2, फिर 5, और फिर एक 2 तो आया था इसमें पहले भी आ गया और 3 भी आ गया तो 6 पूरा हो गया, और फिर 7। तो 2 3 6 दूनी 12 5 60 और गुना 7 420। अब किसके नियरेस्ट निकालना है, 10,000। तो इसको 10,000 से डिवाइड करके देखो 420 को। अब जैसे 420 को 2 से करेंगे तो 840, 840 पे आएगा 160 बच जाएगा, 1 0 उतर गई नीचे से। तो 4 पे नहीं जाएगा, 3 पे 1200
और 60, 0 4, 5 में से 2 गया 3, 340। इसका मतलब क्या है कि ये 340 है ना, एक्स्ट्रा बच गया अपना 10,000 से कंप्लीट डिवाइड, जो नियरेस्ट नंबर होगा 10,000 का, उससे उस नंबर से डिवाइड होने के लिए 340 माइनस करना पड़ेगा 10,000 से। 10,000 माइनस 340, क्योंकि ये रिमाइंडर है। अगर ये कट गया तो 420 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा उस नंबर से। तो 10,000 में से जब 300 चला जाएगा तो कितना होगा, 9,700, और 9,700 में से अगर 40 गया तो 660। ये अपना आंसर है। द टू नंबर्स नियरेस्ट टू 10,000 और एग्जैक्टली। अब ये हो गया इससे 10,000 से कम। अब एक नंबर मान लो, अगर इस 420 यहाँ पे अगर कंप्लीट डिवाइड करना है इसको, एक नंबर तो ये आ गया, दूसरा नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, अब जैसे इससे 420 और माइनस करेंगे तो ये दूर चला जाएगा ना 10,000 से। तो 10,000 के पास वाला जो है वो 420 में से अगर 340 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 60 और 20 80। मतलब अगर इस 340 में अगर 80 और ऐड कर दिया जाए तो भी तो वो नंबर 420 से डिवाइड होगा ना, और 10,000 के पास होगा। तो 10,000 में अगर 80 और ऐड करेंगे तो 10,000 80। तो ये दो नंबर होंगे 9660 और 10080, जो 10,000 के पास होंगे और 420 से डिवाइड होंगे। समझ में आया ना। नियरेस्ट बोल रहा है, नियरेस्ट। अगर एक ही नंबर बोलता तो ये आता, क्योंकि ऐड वैड नहीं करना होता उसमें फिर। तो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 10th। 10वें में क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल प्रॉपर फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर आर लेस देन और इक्वल्स टू 100। मतलब सम ऑफ ऑल प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जो जिसमें डिनोमिनेटर है ना वो बड़ा होता है न्यूमिनेटर से। जैसे 1/2, ऐसे 4/3 नहीं होगी, ऐसे 2/3, इस टाइप में। तो सम ऑफ ऑल प्रॉपर फ्रैक्शन, जिनका डिनोमिनेटर होगा वो 100 या 100 से कम, जो काफ़ी लंबा होगा फिर। ऐसे क्वेश्चंस में है ना पैटर्न बन जाते हैं फिर। देखते हैं क्या बनेगा। जैसे सबसे जो छोटा है वो फ्रैक्शन में 1/2, उसके बाद 2/2 तो होगा नहीं, फिर आ गया 1/3, फिर इसको लिख सकते हैं 2/3, 2/3 के बाद में 3/3 नहीं होगा, फिर आ गया 1/4, 2/4, फिर आएगा 3/4 प्लस 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 नहीं होगा। इसी टाइप में 1/100 से लेके 99/, ये काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, पर चलो देखते हैं इसको क्या होगा। इसका अब क्या होगा, इसको आ गया 1/2 प्लस इसको आ जाएगा कितना, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और 1 3, मतलब 1 प्लस इसमें इसका और इसका कितना बन जाएगा 1, और ये हाफ मतलब 1.5। तो ये बन रहा है ना पैटर्न, इसमें हाफ 1 1.5 प्लस इसका अगर 2 आ गया तो हमें पैटर्न मिल गया। तो इस फर्स्ट का और लास्ट का 1 प्लस 3 2 5 1, हाँ ऐसे ही बनेगा। और फिर लास्ट में ये क्या है, कितने 99 तक है, 1 से 99। तो फर्स्ट का और लास्ट का सम जैसे 1 आ रहा है तो 98 तक तो पेयर बन जाएंगे। इसका करेंगे 2 से डिवाइड, 2 4 जा और 2 9 जा, और फिर आधा बच जाएगा अलग से। मतलब ये 49.5 तक जाएगी सीरीज़। अब सीरीज बन गई, इसका सम निकालना इजी है क्योंकि AP बन रही है इसमें हाफ के डिफरेंस पे। हाफ के डिफरेंस पे क्या आएगा,
तो ए पी का सम क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जिसमें d है जो कॉमन डिफरेंस होता है, n नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म होती है। और इसमें जैसे अगर नंबर ऑफ टर्म निकालनी है तो n इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। a कितना है 0.5 प्लस n-1 इंटू डी भी 0.5 है, और ये nth टर्म है 49.5, ये हो जाएगा 49। और इसको अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 1 जो है वो n निकल जाएगा। तो 49 दूनी 98 और 1 99, n भी आ गया अपने पास। तो जो चीज़ चाहिए थी सारी मिल गई। काफ़ी लेंदी है ये अगर क्वेश्चन ना हिट होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में यही देखा गया है कि पैटर्न बनता ही बनता है। तो कुछ फिक्स पैटर्न होते हैं वो बन जाते हैं इनमें, नहीं तो फिर कैसे सॉल्व होगा पेपर में, एग्ज़ाम टाइम में तो और ज़्यादा प्रेशर होता है। तो n/2, n कितना है 99, 99/2 2a तो 1 प्लस n-1 98 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 2 से 2 4 जा 2 9 जा, और ये जब दोनों जुड़ेंगे तो 50, इधर से 25, 25 निमा 225, 22 बच गए, और 225 में 20, 245, 247, ये आंसर है। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था ये। क्या बोल रहा है 1/2, मतलब जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक जिसका डिनोमिनेटर है 100 या 100 से कम होगा, तो वो सब सारे नंबर लेने और उनका सम बताना है। तो अगर ऐसे तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, पैटर्न बनना मतलब कंपलसरी है इसमें, पैटर्न बनेगा ही बनेगा। तो हमने जब जैसे नंबर चेक किए ना, तो आधे के डिफरेंस पे एडिशन हो रहा था नंबरों में, हाफ 1 1.5 2 और लास्ट में है 49 पॉइंट। तो ए पी बन गया। ए पी का जो सम होता है वो इसका फॉर्मूला ये होता है, और जो nth टर्म होती है उसका फॉर्मूला ये होता है। तो बाकी तो ये कैलकुलेशन ही है। 12वें में बोल रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और 10 तक जाएगा, तो इसका सम है 385। और इसका बोल रहे हैं कि क्या होता है, क्या होगा। तो एक तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जैसे सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसमें तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 + 2 + 3, 1 से शुरू होना चाहिए, तो n × n + 1/2। जैसे 4 तक देखते हैं, 1 2 3 और 4, तो n कितने हैं 4, 4 × 5/2 करेंगे ना, तो ये 10 आ जाएगा। डायरेक्ट करके भी देख लो, 4 3 7 2 और 1 10। फिर होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, वो उसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 2n + 1/6। जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अब इसको क्या बोलेंगे, n कितना है 3, n होता है कितने नंबर आए, तो 3 × 1 और करेंगे 4, 3 2 जा 6 + 1 7/6, तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा, और ये आ गया 14। करके देख लो, 3 3 9 और 4 13 और 1 14। फिर एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, उसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। जैसे 3 तक करके देखते हैं, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, तो इसमें हो गया कितना, n कितना 3, और फिर 4/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से गया 36। तो इतना इसका कितना होता है 27, और 8 35 और 1 36। तो ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। तो इसमें अगर जैसे 10 के स्क्वायर तक का सम है, तो पहले जैसे फॉर्मूले से एक बार मतलब ऐसे ही वेरीफाई करके देखते हैं, ज़रूरत नहीं है मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ इसमें।
10 का स्क्वायर है उसका सम है। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, जैसे 10 गुना 11 गुना 20 और 1 21 अपॉन में 6, तो 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, 2 से 5 तो 77 गुना 5, 5 सत्ता 35, 35 और 3 38। तो ठीक है ना, डायरेक्ट आ गया। इसको हटा देता हूँ, स्पेस कम है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 20 तक। ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं, क्योंकि इसमें तो कंटिन्यू होने चाहिए, एक से शुरुआत होनी चाहिए तब फॉर्मूले लगेंगे, वरना फेल है ये। तो फिर ध्यान रखना, इसमें क्या होता है ना, अगर इस टाइप में कुछ दिख जाए क्वेश्चन, तो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन आके और अपनी जो सीरीज है ये 3 नंबर में से कुछ ना कुछ बनेगी। अब जैसे इसमें अगर मैं 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो फिर क्या बनेगा, ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ऐसे ही 10 तक चला जाएगा ये 10 का स्क्वायर। और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 385। और ये 2 स्क्वायर है कितना, 4, 4 से जब गुना करेंगे तो ये देखो कितना है, 4 गुना 300, 1200 तो ये हो गया, और 320 1520 और 20 1540, ऐसे आएगा। 12वां क्वेश्चन ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल्स टू 0। तो रेशो बताओ ए बी और सी का। तो मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था कि अगर एक इक्वेशन है और कई वेरिएबल है तो हम अपने आप से अज्यूम कर सकते हैं कोई भी नंबर जिस पे वो सेटिस्फाई करेगा। तो ए बी और सी है, तो इसको अगर शॉर्ट करना है अपने को तो ए और बी को एक मान लो। अगर ए और बी को एक मानोगे तो सी की वैल्यू निकलेगी कुछ, जैसे 1 1, और जैसे 1 प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर, ए और बी को 1 है तो 1 माइनस बी सी, तो मतलब सी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। तो सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो सी की वैल्यू ये सी माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो सी की वैल्यू आ गई 1। तो हमने क्या करना है ना, अगर जैसे 3 वेरिएबल और एक इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल को हम कुछ भी मान सकते हैं। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि 1 ही क्यों मानना, अब 2 मान के देख लो भाई। 2 मानोगे तो क्या होगा, 4 प्लस 4 प्लस सी स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2c माइनस 2c, तो ये बनेगा 2 सी स्क्वायर माइनस 4c प्लस 4, ऐसे ही आएगा। सी स्क्वायर माइनस, हाँ, तो ये भी किसका फॉर्मूला बन गया, c माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसमें c आ जाएगा 2। तो जो रेशो निकलेगा इसमें कितना आएगा, जैसे 2 2 माना था ना इसमें, ए और बी, तो ए बी और सी, तो यहाँ 2, ये 2, तो ये भी 2 आ जाएगा। इसमें क्या माना था, ए बी और सी, ये 1 माना था, ये 1 माना था, तो ये भी कितना निकला 1। तो अगर रेशो की बात करें तो इसमें भी, और ये कट के तीनों का, तो ये भी 1:1:1 आ जाएगा। तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी मान लो सेम आएगा आंसर। A takes 8 hours to copy 50-page manuscript, while B can copy the same manuscript in 6 hours. How many hours would it take them to copy a similar 100-page manuscript if they work together? तो ये 100 पेज और ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये फालतू में कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ये कोई काम को करता है 50 पेज को एक काम मान सकते हैं, तो ये 2 काम हो गए। तो अगर वही है टाइम वर्क का जो पिछली बार करवाया था मैंने क्वेश्चन, तो ए जो है वो कितने घंटे में काम करेगा, 8 में, और बी उसी काम को कितने घंटे में करेगा, 6 में। तो टोटल काम मान लेते हैं हम 8, इसका दोनों का एलसीएम 24, तो ये 3 काम करता है और ये है 6
4 काम करता है, ठीक है। अब ये है एक काम और हमें करना कितना है 100 पेज, तो इसको मान सकते हैं कि 48 काम है, ये 2 काम हो गए। तो ये बोल रहे हैं कि क्या कि अगर मैं दोनों मिलके काम करेंगे तो मिलके कितना काम करेंगे एक दिन में 7, तो 7 से डिवाइड कर दो इसको, 7 छिक्का 42 और बच गया 6, 6 सही 6/7। तो इतना टाइम लगेगा। ये 100 पेज और ये पेज कुछ नहीं करना है, ये वर्क के लिए बता रखा है कि अगर 50 पेज करेगा और फिर 100 पेज टाइप करने हैं, मतलब उसको एक काम करना है, फिर 2 काम के लिए पूछ लिया उसके लिए। तो ये वैसे ही करना है जैसे हम पहले करते थे क्वेश्चंस को, 8 और 6 मानना, उसका एलसीएम लिया तो वो टोटल वर्क आ गया। अगर उसको डबल करना है तो 24 का डबल हो गया 48, और उसको डिवाइड बाई दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी से अगर डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो अपना फाइनल जो पूछ रखा है वो आ जाएगा। फिर हो गया 14 क्वेश्चन। Two friends invested 30,000 and 50,000 in a business. They earned a profit of 16,000 at the end of the year. One half of the profit was divided equally between them and other half was divided in the ratio of their capital. How much did each of them receive? तो ऐसा क्वेश्चन किया है, इसमें एक जो नई चीज़ ऐड कर दी, इसने क्या बोल दिया कि जो प्रॉफिट होगा आधा वो तो बराबर बराबर डिवाइड करना है, और जो बाकी का आधा मतलब 8,000 को तो जैसे ए और बी मान लेते हैं 2 बंदे, तो 8,000 जो है वो 4-4 हज़ार रुपये इक्वली डिवाइड हो जाएगा इनमें दोनों में, और बाकी का जो 8,000 है ना वो उनकी इन्वेस्टमेंट के प्रपोर्शन में उनमें डिवाइड होगा। जैसे इस एक ने 30,000 किया था और एक ने 50, तो 3:5 आ गया, मतलब बाकी का जो 8,000 है वो इस रेशो में। तो टोटल कितना है 5 और 3 8, तो 8 की वैल्यू 8,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,000, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3,000, और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,000। और दोनों को ऐड कर देंगे, 4 को और 3 को 7,000, और 4 को और 5 को 9,000। ऐसा करना है, ये इजी क्वेश्चन है। 15 एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल्ड एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर stopping for 3 minutes after every 75 kilometer. How long did it take to reach the destination of 600 kilometer from the starting point? मतलब बोल रहे हैं कि 100 किलोमीटर चली और 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है, उसके बाद में फिर से चलती है। तो अगर 75 किलोमीटर के बाद में एक बार रुकती है तो 600 किलोमीटर की पूरी जर्नी में कितनी बार रुकेगी? तो ये 15 से कट जाएगा 40 पे, और 15 5 75, 5 से 8 बार। और इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये होती है कि जो 8 बार है ना वो 8 बार नहीं रुकती, क्योंकि लास्ट बार जो होता है ना, मान लो अब ये चली, ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, और 8वीं बार है ना वो फाइनल पहुंच जाती है जर्नी पे, समझ रहे हो? ये जैसे यहाँ से चली 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो 600 चलना है। अब जैसे 75 इधर चली, फिर 75 चली, फिर 75, ऐसे 75 गुना 7 होगी, 7 से करेंगे जब, तो 7 5 35 49 और 3 52, 525 चल गई, और यहाँ तक चली 525 किलोमीटर। पर जो लास्ट का स्टॉपेज होगा ना उस तक तो इसने जर्नी पूरी कर ली ना, तो वो जो लास्ट वाला स्टॉपेज है वो ऐड नहीं करते। तो जब ये डिवाइड करेंगे ना, इसमें 8 में से 1 माइनस कर देंगे 7 बार, और 1 बार रुकने में कितना टाइम लेती है 3 मिनट, तो ये 21 मिनट जो है ना वो नॉर्मल टाइम से एक्स्ट्रा लगेगी उसको। और अगर 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और 600 किलोमीटर चलना है 100 की स्पीड से, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं ना, तो ये 6 घंटे और ये 21 मिनट। यहाँ पे कई बच्चे क्या कर देंगे, जब 8 आएगा ना 8 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 6 घंटे 24, और ऑप्शन में दिया मिलेगा वो 6 घंटे 24 मिनट, और वो सिली मिस्टेक में काउंट हो जाएगी। तो ये बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे जब स्टॉपेज आता है तो जब लास्ट बार रुकेगी ना वो, तो तब तक वो अपनी जर्नी कंप्लीट कर चुकी होगी, तो वहाँ पे रुको, वहाँ तो इनफाइनाइट टाइम भी रुक सकती है, वो तो पूछा ही नहीं, हम अपना जो काम दिया था वो पूरा हो गया। तो ये बात ध्यान देने वाली है, उसमें बाकी और कुछ नहीं है, नॉर्मल डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगेगा।
तो ये 15 क्वेश्चन थे, इनमें देख सकते हो आप कितने हार्ड थे और कितने आए थे। मैंने जो बोला था कि 3 से 4 क्वेश्चन से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, और हार्ड भी वो है अगर आप प्रैक्टिस करोगे। और ये 12 क्वेश्चन तक तो आप मतलब अगर ये सीरीज़ कंटिन्यू करते हो और इनके सारे कंसेप्ट लेके चलते हो साथ में, तो 12 क्वेश्चन तो आराम से कर दोगे। जैसे पहला क्वेश्चन था, ये बेसिक है, इसमें क्या किया कि 10% लेस, ये कुछ नहीं था इसमें। दूसरे में भी कुछ नहीं था, जिसने मतलब बेसिक अगर अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है ना, तो दूसरा क्वेश्चन आता हुआ मिलेगा। और जिन्होंने नहीं कर रखा उनको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे तीसरा क्वेश्चन था, इजी था। फोर्थ क्वेश्चन था, ये भी इजी था। पांचवा अगर देखें तो मैंने दोनों तरीके से बताया था, और ये इस टाइप के 2 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो ये एलिगेशन वाला हो सकता है कि कईयों को कन्फ्यूज़न हो, तो एक बार इसको मैं अलग से जब पढ़ाऊँगा ना तब अच्छे से डिस्कस होगा ये, क्योंकि कई एग्जाम्पल के थ्रू समझाना पड़ेगा, तब जाके मतलब दिमाग में घुसेगा। मेरे को भी काफ़ी बार ट्राई करने के बाद जब मैंने खुद से ट्राई किया था तब जाके आया था सॉल्यूशन, और कैसे ये मेथड मतलब कैसे अप्लाई होगा। और ये फर्स्ट वाला मेथड है, इससे बेसिक से भी बता दिया था, तो ये इजी कैटेगरी में ही फॉल करेगा। तो ये भी काफ़ी, छठा भी काफ़ी इजी था। और ये देखो सातवां और ये 5वां क्वेश्चन सेम है। इसको भी मैंने दोनों तरीके से बताया, बेसिक से भी और एलिगेशन वाले मेथड से भी। और 8वें क्वेश्चन में भी कंपाउंड इंटरेस्ट का एक ही फॉर्मूला लगाया था। और ये हो गया 9th क्वेश्चन भी इजी कैटेगरी। जिसने सिलेबस भी कर रखा है ना कवर अपना, उनको समझ में आ रहा होगा मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जिसने पढ़ाई पहली बार है तो वो क्या कर सकते हैं ना, जितने भी कंसेप्ट मैंने 60 क्वेश्चन में कवर करवाए हैं एटलीस्ट, जब वो अपनी कॉपी में मेंटेन करेंगे ना वो सब तो जब तक पेपर आएगा तब तक वो काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे, और 12 से 13 क्वेश्चन वो भी इजीली कर देंगे। अब जैसे 9th क्वेश्चन था, 9th क्वेश्चन भी इजी था। ये क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ 10वां, जिसमें कैलकुलेशन और एग्ज़ाम जो प्रेशर होता है उसमें करना थोड़ा हार्ड होगा, और मतलब बच्चे छोड़ के आएंगे। क्योंकि अब पहले तो ये इसकी लैंग्वेज डिकोड करनी, उसमें अगर एक आध कुछ छूट गया तो फिर कैलकुलेशन मिस्टेक और सीरीज़ क्या पैटर्न बन रहा है वो भी डिकोड करना एग्ज़ाम के प्रेशर में मेरे को लगता है थोड़ा हार्ड होता है। तो एक क्वेश्चन आया 10 में से, और ये है 11वां क्वेश्चन, इसको मैंने बेसिक से भी बताया है, तो ये भी इजी कैटेगरी में है। और ये 12वां है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। 13वां क्वेश्चन है, ये मैं टाइम वर्क के 3 जो पिछली वीडियो डाली है टाइम वर्क की, उसमें सेम कंसेप्ट यूज़ करके, बस इसमें जैसे ये 50 पेज है तो उसको कुछ नहीं, वो मतलब इररेलेवेंस है, ये इसका कुछ नहीं काम आएगा अपने क्वेश्चन में, तो इस टाइप से बताया। बाकी सेम है, कंसेप्ट सेम है। और 14th भी सेम है। और 15th है, जो 15th में जो बात नोट करने वाली है वो क्या है कि जितना जो स्टॉपेज आते हैं, कितने स्टॉपेज निकालने कैसे। जैसे 75 किलोमीटर के बाद में एक बार रुकती है, और टोटल जर्नी को 75 से डिवाइड करेंगे तो उसमें 8 आएगा, और 8 में से 1 माइनस करना है। इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे आगे तो याद करना कि क्या पढ़ाया था, और गलत नहीं करके आना है। तो 6 घंटे और 21 मिनट अपना जो आंसर है वो निकल जाएगा। तो इसमें सिली मिस्टेक हो सकती है जिसने पहली बार किया है, वैसे ईजी था। तो मतलब 2 क्वेश्चन ही मान सकते हो मैक्सिमम, जो हार्ड तो नहीं बोल सकते, मीडियम बोल सकते हैं, या फिर एवरेज क्वेश्चन जो होते हैं उनसे थोड़ा एक लेवल ऊपर। और इनको करने में हार्डली, जिसने प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है तो पेपर में हार्डली उनको 20 से 25 मिनट लगनी है, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के। और जो मैंने बताया था कि स्किप करना आना चाहिए पेपर में, वो जब प्रैक्टिस करोगे और क्वेश्चन छोड़ना सीखोगे, वो भी एक अपने आप में आर्ट है। तो टाइम का ऐसा कुछ इशू होता नहीं अपने पेपर में, HSSC वाले में। तो अगर नॉर्मल बेसिक मेथड भी सीख के जाओगे तो अपना काम बन जाएगा। हमें तो नंबर लेके आने हैं ना, एक्सपर्ट थोड़ी बनना है। तो ये जो चारों शिफ्ट आई थी 5 नवंबर को 2 और 6 नवंबर को 2 प्री में, ये मैंने सारे क्वेश्चन इसके कवर करवा दिए हैं। और जो जितने भी 60 क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज़ हुए हैं, मैक्सिमम कंसेप्ट ऐसे यूज़ होंगे। इनसे बाहर कुछ, जैसे अभी आगे सीरीज़ शुरू होगी, बाकी जो सब्जेक्ट बाकी जितने भी पेपर हुए थे वो भी मैं लेके आऊँगा। जैसे अभी मेंस के जो पेपर हुए थे उनमें मैथ्स के क्वेश्चन वो देखेंगे,
उनको लगाने से पहले ना आप ये 60 के 60 क्वेश्चन और इनमें जो कुछ भी बताया गया है इनको अच्छे से करके अगर वो लगा के देखना अपने आप से। अगर 12 क्वेश्चन ना हो तो फिर बताना। 3 के लिए तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, और जो ये 3 कर गया ना पेपर में उसकी एज देखो आप। अगर 15 क्वेश्चन में से जो बंदा 12 कर रहा है, कई तो ऐसे 12 भी नहीं करके आते, वो मतलब ऐसे जाते हैं राम के भरोसे कि बस जय माता दी करी और तुक्का लगा दिया, तो उनका तो कुछ नहीं हो सकता। पर जो सीरियस कैंडिडेट है पहले ये करो, 12 क्वेश्चन अपना मतलब फिक्स करो, और जो ऊपर के 3 के लिए जो एफर्ट चाहिए वो अलग से लगाओगे तो 3 क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।